सर। अरे आदित्य कौन है, कहाँ है भाई आदित्य? यस सर। हैप्पी बर्थडे बेटा। सर आदित्य हाँ। का नहीं बर्थडे है है सर। हाँ, सर, नहीं है। नहीं सर है देखो सर शर्मा आता है सर, उसको एंजाइटी हो जाती शर्मा है आ बर्थडे रहा के है नाम सर। पे। वो बर्थडे बर्थडे बॉय भाग लिया आज क्लास से। कहीं सेपरेट बर्थडे तो नहीं मना रहे हैं? बताओ उनको भाई कोरोना सर चल उसका रहा है, बाहर वीडियो ऑन बर्थडे ना। कराइए सर। वीडियो सर ऑन कहाँ कराइए है सर आदित्य? उसका। आदित्य वीडियो ऑन करो। सर आदित्य वीडियो ठीक ऑन से। करवाओ उसको सर वो बर्थडे कैप पहना है सर वो। हाँ। देखिए ऑन नहीं, नहीं कर ऐसा रहा। कुछ नहीं है सर। हाँ। आदित्य क्षीर सागर लिखा है, यही आदित्य ना? इसी का बर्थडे है ना? यस यस सर, सर। इसी का बर्थडे है। सर हाँ। देखिए, सर नया कपड़ा पहन के बैठा है सर। अरे गुड गुड गुड, सर हैप्पी नया नया बर्थडे कपड़ा यार पहना है आदित्य। एकदम, सर बर्थडे के लिए मंगवाया है एकदम। हाँ, लग रहा है ना? सर बिल्कुल नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं है? तेरा मूड बर्थडे नहीं नहीं है है? सर बर्थडे बर्थडे बनाने नहीं का। है सर, सर बर्थडे सर नहीं है। बर्थडे बनाने के लिए लोग नहीं है बोल रहा है। नहीं, अब वो ऑनलाइन भाई बर्थडे मनाए टेंशन ना। मत ले, हम लोग आ जाएंगे। आ जाएंगे, टेंशन मत ले भाई, ज्यादा दूर नहीं रहता तो वैसे भी। सब लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिए? मैंने एक लिंक भेजा था क्लासरूम का। यस यस सर। सर, ज्वाइन कर लिए। उसमें अब आज से थोड़ा सा कुछ असाइनमेंट वगैरह, यस कुछ सर, ज्वाइन कर क्वेश्चंस अपन लिए। चालू करेंगे। यस सर, ज्वाइन लेकिन कर लिए सर। लेकिन उसमें सिर्फ देख रहा था 38 30 या अबाउट 37 38 दिख रहा था मुझे। सर सर अभी उसमें 15 पता लोग कैसे बचे हैं लगेगा आना। कि आप भेजे हैं कुछ? वो तुमको मैसेज तो जाना चाहिए अगर तुमने अपना ईमेल आईडी वगैरह दिया हो तो। बीच बीच में ईमेल अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। ऐसे मैं ओके ग्रुप में सर। भी डाल दूंगा कि भाई समथिंग हैज बीन अपलोडेड इन योर गूगल क्लास करके, लेकिन हाँ सर ऐसे डाल जनरली, दीजिएगा। हाँ जनरली नोटिफिकेशन जो है वो ईमेल पे जाता है ना? हम्म। 43 फर्स्ट पीरियड में कितने लोग थे? सर 54 इस समय। 54। थोड़ा सा कैमरा नीचे हो सकता है क्या? यस सर, नीचे का नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा बस। हाँ सर अब ठीक। ठीक है। ठीक है। यस परफेक्ट। सर, यस सर। नीचे यहाँ तक दिखता है? ये दिख रहा है जो मैंने लाइन खींचा? यस हाँ सर सर। पूरा आ यस रहा है। सर, आ रहा है पूरा बढ़िया आ सर। रहा है। और यहाँ इधर राइट हैंड साइड में यहाँ तक आ रहा दिख है? रहा है। हाँ, हाँ यहाँ सर तक दिख दिख रहा रहा है। है दिख सर। रहा आ रहा है पूरा। लेफ्ट यहाँ तक क्लियर है? है। यस यस सर। सर। जी सर। चलिए। पूरा बोर्ड दिख रहा है। क्लियर है पूरा। ओके गुड। So I think it's 11:30. How many students are
I need to join 43 और 44 हो गया। और कितने लोग हैं? जल्दी आइए भाई। हाँ। दुष्यंत, रावणी सिंह, एकदम खुशी, हम लोग सब लेट वाले। हाँ आना नहीं चाहते होंगे। लग रहा है मुझे भी। सर उसके मम्मी ऑफलाइन पापा क्लास लोग में यदि लेट हो जाएंगे तो अटेंड करने नहीं मिलता ना। बाहर खड़ा कर देते हम क्लास से बाहर। अब यहाँ तो ऐसा है कि चलो भाई 10 मिनट बाद भी आ रहे हैं तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, 10 मिनट तक इंतजार कर रहे हैं क्लास शुरू करने के लिए। ऑनलाइन का चलता सब। हाँ वही, अब किसी का अभी बहानाबाजी भी चल सकता है ना सर, मेरा नेट नहीं चल रहा था, या फिर गूगल मीट शुरू होने में टाइम ले रहा था, मोबाइल सर हैंग हो गया था। ऑफलाइन में या वनडे में कितनी क्लास होंगी? ऑफलाइन में वनडे में 7 क्लासेस होती हैं इंक्लूडिंग लेब, है ना। सर 50 मिनट के इंक्लूडिंग क्या? रहेंगे? लेब और थ्योरी मिला करके अच्छा, टोटल पर डे लैब। 7 क्लास होता है। तो मतलब पर वीक 39 to 40 क्लास का शेड्यूल होता है। फिक्स सैटरडे को 5 को परेड होता है, बाकी दिन 7, तो 7 टाइम लिमिट क्या रहती है? सर ऑनलाइन क्लासेस 50 में मिनट्स। टाइम क्या रहता है कॉलेज का? कॉलेज का टाइमिंग है 10 से 4:30 स्टूडेंट के लिए। हम लोग 15 मिनट पहले आते हैं और 15 मिनट बाद में जाते हैं। स्टूडेंट का कुछ क्यूरीज डाउट वगैरह है तो रुक जाते हैं उधर। ऑफलाइन क्लास कब से चालू होगा? अब ऑफलाइन क्लास वी आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट्स डिसीजन। गवर्नमेंट ने किसी 10 प्रकार से का कोई 15 ऐसा, तक। हाँ गवर्नमेंट जो है अगर कोई एक लेटर लिख के दे दे भाई हम लोग लगा सकते हैं तो अपनी व्यवस्था हम लोग करें। सर ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ वो कम किया गया है क्या कोर्स? कोर्स ऐसा कुछ कम नहीं किए हैं, है ना। बस ये है कि अब पार्टी देखते हैं कि होगी। कितना, क्योंकि वही क्लियर कट डिसीजन नहीं आ पा रहा है ना कि ऑफलाइन क्लास के परसेंटेज के बेसिस पर कितने परसेंट पोर्शन हम ऑफलाइन क्लास और कितने परसेंट ऑनलाइन पे कर रहे हैं, फिर वो एग्जामिनेशन के जस्ट पहले डिसाइड होगा, है ना। सर अभी तो हम फ्रेशर लोग पार्टी होगी? एक साल फ्रेशर बाद पार्टी होगी वो ना? सीनियर लोग करवाते हैं। ऐसे कोई कॉलेज लेवल पे किसी प्रकार कोई फ्रेशर पार्टी नहीं होता, लेकिन जब 3rd सेमेस्टर में जाते हैं ना स्टूडेंट तो वहाँ पर सीनियर लोग जो हैं फिर ब्रांच, एक्चुअली फ्रेशर्स मीन्स ब्रांच फ्रेशर्स पार्टी होती है। फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर मतलब कॉमन होता है, फर्स्ट ईयर में किसी प्रकार का कोई फ्रेशर्स पार्टी नहीं। हाँ किसी प्रकार का इवेंट ऑर्गेनाइज जो है स्टूडेंट अपने लेवल पे कर सकते हैं, किसी प्रकार कल्चरल इवेंट हो गया या कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल इवेंट्स हो गए, है ना। तो वो स्टूडेंट अपना एक ग्रुप बना करके कोऑर्डिनेशन करते हुए विद हेल्प ऑफ टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो ये होता है, लेकिन फ्रेशर्स पार्टी जैसे जो है फर्स्ट ईयर में हम लोग नहीं कराते हैं। ऑफलाइन क्लास यार अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा लग रहा है, अभी भी सिनारियो जो है थोड़ा सा चेंज होते रहता है ना, अप एंड डाउन चल ही रहा है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, डिक्रीज होते होते आज फिर मैसेज आया कि 100 से ज़्यादा लोग आज इन्फेक्टेड आए। प्रॉब्लम वही है ना कि यहाँ अगर कोई हमारे पास 4,500 स्टूडेंट है, 4,500 स्टूडेंट को अगर 2 पार्ट में अगर भी बुलाते हैं या अगर कोई 4 पार्ट भी कर दें अल्टरनेट डे करके, तब भी हमारे पास 1,500 स्टूडेंट एट अ टाइम कैंपस में रहेगा। अब उस दौरान अगर एक दूसरे से मिले जुले और किसी से भी कोई एक इन्फेक्टेड हो गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। इसलिए सर कोई कोई कॉलेज स्टार्ट हो गया सर, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सर। अब वही क्या है कि डिसीजन इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये वेरी हो रहा है ना। रायपुर दुर्ग है या अभी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ सर, स्टेट में हुआ है, अदर स्टेट में। मैं भी हुआ है ना वहाँ अगर भाई, कोई डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, बिलासपुर में हो गया सर। बिलासपुर धमतरी में साइड कॉलेज भी है। हो गया। नहीं यस हुआ है सर। सर। बिलासपुर का कौन सा कॉलेज, नहीं मुझे आइडिया सर नहीं डेंटल कॉलेज है सर एक बिलासपुर में अब सर। वो डेंटल वेंटल जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कंट्रोल्ड में है ना, एक ही कॉलेज का ये है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर कम है तो वो अपने इस पे कर सकते हैं। मेडिकल ये कॉलेज हो वाले लोग तो कर सकते हैं जिनका अपना हॉस्पिटल बढ़िया ये है। हाँ सर, ये हम हो लोग में सकता वही है कि भाई हमारे पास MBA फार्मेसी MCA पूरा बीटेक एमटेक सारे स्टूडेंट है, पता है ना, 4,500 से 5,000 स्टूडेंट रहते हैं। तो अगर बाय द वे अगर अपन क्लास लगाएंगे तो भीड़ हो जाती है कैंपस में, और उसी चीज़ से तो है ना। अदर एक्टिविटीज व कुछ होंगी? वो तुम लोगों के ऊपर है, अदर एक्टिविटीज में तो यहाँ स्पोर्ट्स वगैरह से कलचरल इवेंट्स और सारी चीज़ें होती है, लेकिन अब वही जैसे एक्टिविटी के लिए तो सेलिब्रिटीज कैंपस। आते हैं तो? यस संबित करके हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन होता है ना साल भर में, फरवरी मार्च के महीने, फरवरी के सेकंड वीक फर्स्ट वीक में, है ना, इस एक बार भी संगीत होगा? करके इवेंट हो। यस इस बार भी होगा। अब वो किस मोड पे होगा कैसा होगा तब तक ऊपर वाले अगर कोई कंट्रोल कर दे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आई थिंक नाउ 50 स्टूडेंट्स आई हैव with
आई शुड स्टार्ट नाउ। कितने मिनट हो गया? 5 मिनट 5 हम मिनट। इंतजार कर लिए, है ना? तो मेरे ख्याल से अब शुरू करनी चाहिए। इज इट? यस सर। यस राइट सर। स्टार्ट। यस सर। यस सर। सर कर दो। So in the last class, we were discussing about the properties of light. हमने लाइट की प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन शुरू किया था। उसमें स्टार्ट किए थे पार्टिकल थ्योरी गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने ये कहा था कि लाइट जो है, लाइट का प्रोपगेशन, लाइट का जो इमिशन होता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। डिफरेंट कलर्स की बात आई तो न्यूटन ने कहा कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स। रेड कलर का जो पार्टिकल साइज होता है वो ब्लू कलर के पार्टिकल साइज से डिफरेंट होता है। और एक दो लाइट के जो फेनोमेना, हमने बहुत सारे लगभग 14-15 प्रॉपर्टीज लाइट हम लोगों ने लिस्ट आउट किया था लास्ट क्लास में। उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो इस पार्टिकल थ्योरी के बेसिस पे, न्यूटन थ्योरी के बेसिस पे किया जा सकता है। तो था रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि पार्टिकल है, पार्टिकल को जब किसी हार्ड सरफेस पे हम उसमें फेंकते हैं, टकराते हैं, तो वो बाउंस होता है। और डिफरेंट कोलिजन्स वगैरह तुम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में। तो उस बाउंसिंग पार्टिकल को उन्होंने कहा कि यस, लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है। और सेकंड, लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, तो एक पार्टिकल को अगर डिस्टर्ब न किया जाए वैक्यूम में, तो वो पार्टिकल जो है बिना किसी डिस्टरबेंस का एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकता है। तो दो प्रॉपर्टी इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता बाय यूजिंग न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी। लेकिन और भी जो चीजें हैं कि उसमें डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, पोलराइजेशन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन जो है वो न्यूटन के पास नहीं था। साथ ही साथ एक बड़ा ड्रॉबैक इसमें ये था कि उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल है, और अगर लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल में मास होना चाहिए। मास एंड मोमेंटम, ये दोनों पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम पार्टिकल और वेव को अगर कोई क्लासिफाई करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल है और ये वेव है। तो पार्टिकल के साथ उसका मास होता है, मोमेंटम होता है। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर बाय द वे लाइट पार्टिकल के फॉर्म में अगर कोई ट्रेवल करेगा, तो जिस लाइट सोर्स से लाइट बाहर निकलता है उस लाइट सोर्स का मास डिक्रीज होता जाएगा, और अल्टीमेटली पार्टिकल टाइम के बाद वो जो सोर्स है वो सोर्स से डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस पर न्यूटन ने उसको थोड़ा सा गोलमोल जवाब देने की कोशिश किया। जिससे कहा कि भाई मैं जिस पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ वो मासलेस पार्टिकल है। सो लाइट हैज टेकन एज अ मासलेस पार्टिकल, लाइट इज टेकन एज मासलेस पार्टिकल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पार्टिकल भी क्या है और मासलेस क्या है। और न्यूटन जैसे व्यक्ति को कम से कम ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यूटन को हम मास की वजह से जानते हैं। मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, द कांसेप्ट ऑफ मास। और आप ये कह रहे हो कि एक तो कह रहे हो कि लाइट पार्टिकल है, और पार्टिकल भी ऐसा वो मासलेस पार्टिकल है जो कि लोगों को हजम नहीं होगी। बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट वाज द वेव थ्योरी, एंड दिस वेव थ्योरी दिस वाज गिवन बाय हाइगेंस। हाइगेंस आपका साइंटिस्ट ने जस्ट about 70-75 years later after this theory, हाइगेंस ने कहा कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। सो लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इस लाइट के वेव्स के डिफाइन किया गया। एक था वेवलेंथ, वेवलेंथ को भी डिफाइन किया जाता है कि दिस इज दैट वेवलेंथ लैम्डा, एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी, इस तरह के टर्म्स जो है वो डिफाइन किया गया। Different colors of light, that different colors of light is because of different wavelengths. Red color का wavelength जो है वो अलग होता है, ब्राउन कलर का या ब्लू कलर का wavelength जो है वो अलग होता है। So different colors of light is because of this different wavelength. साथ ही इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन टाइप फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है। एक सेकेंडरी वेवलेंथ्स की थ्योरी जनरेट किया, बताया गया हाइगेंस के द्वारा। लाइट का प्रोपगेशन स्ट्रेट लाइन पे होता है। उसको प्रूफ करने के लिए फिर इन्होंने 3 प्रकार का वेव फ्रंट का कांसेप्ट रखा कि लाइट वेव्स के फॉर्म में तो ट्रेवल होता है, वेव्स के फॉर्म में लाइट सोर्स से इमिट होता है, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग की बात आती है तो दैट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ एक्चुअली वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट पे जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। दैट्स व्हाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। और इस तरह से मैक्सिमम प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो इस
वेव थ्योरी के बेसिस पे किया जा सका। एक बड़ा ड्रॉबैक इसमें ये था कि उन्होंने कहा था कि ये मैकेनिकल वेव है, सो लाइट इज टेकन एज अ मैकेनिकल वेव एंड मैकेनिकल वेव नीड्स a medium to travel. अगर लाइट को एक मीडियम एक पार्ट के पाथ में अगर प्रोपेगेट होना है, ट्रेवल करना है, तो लाइट जो है उसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने अपने तरफ से आई गेस ने कहने की कोशिश किया था कि भाई मीडियम है, एटमॉस्फेयर के थ्रू जाता है, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई हम ठीक है यहाँ एटमॉस्फेयर है, लेकिन सनलाइट जो 8 मिनट और 19-20 सेकंड में हम तक पहुंचता है, वो सनलाइट जब आता है तो रास्ते में बहुत सारा जो प्लेस है वो वैक्यूम है, नथिंग इज देयर। तो ठीक है, आजकल वो डेवलप्ड कंट्री जो उसमें कचरा फेंकना शुरू कर दिया है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारा जगह जो है वैक्यूम है, लाइट वहां से कैसे आएगा? तो इस पर फिर ये इन्होंने वाइगन्स ने बहुत बड़ा झूठ बोलने की कोशिश किया, हालांकि एक फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट को शोभा नहीं देता। उन्होंने ये कहा कि एक फिक्टिशियस मीडियम के बारे में बात किया, दैट वाज ईथर। तो पूरे यूनिवर्स में ईथर एक मीडियम है और इस मीडियम के थ्रू लाइट ट्रेवल करता है, और ईथर की जो प्रॉपर्टी उन्होंने दिया है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जा सका। ईथर दिखता नहीं है, ईथर पे टेम्परेचर, प्रेशर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ये ईथर जो है वो एब्सोल्यूट है, मींस अगर आप एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आप अगर अर्थ से अगर कोई उसको ऑब्जर्व करते हो, उसका एग्जिस्टेंस को मानते हो, तो वो रेस्ट में है। मार्स के रेस्पेक्ट में या दूसरे प्लेनेट या गैलेक्सी के रेस्पेक्ट में भी ये ईथर जो है वो एब्सोल्युटली रेस्ट में है, जिसके रेस्पेक्ट में लाइट की वेलोसिटी का मान c है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हो सका और अल्टीमेटली ये थ्योरी जो है वो फेल हो गया। बाद में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया गया, दैट वाज द थर्ड वन, वाज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ाया गया तुम लोग को लाइट के बारे में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑस्किलेशन होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। सो ये जो मीडियम पे जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो हाइगन्स के कांसेप्ट में आया था जब मैकेनिकल वेव मान लिया था, तो ये मैकेनिकल वेव के बजाय ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पर मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन को करने की कोशिश किया। इसके बावजूद कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे रह गए जिनका एक्सप्लेनेशन जो है वो इस वेव थ्योरी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पर भी नहीं किया जा सका, और वो प्रॉपर्टीज हैं सम प्रॉपर्टीज, स्पेशल प्रॉपर्टी जिसका एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी के बेसिस पे नहीं हुआ। और 12th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा भी। वन वाज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी पे नहीं हो सका। 12th क्लास के फिजिक्स बुक में ये लिखा जाता है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग वेव थ्योरी। सेकंड, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, इसका भी एक्सप्लेनेशन, ये भी लाइट की अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका भी एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी पे नहीं किया जा सका। सो वेव थ्योरी tried to explain first photoelectric effect, second Compton effect, third specific heat of solid, heat of solids. This is also the properties of radiation, light. So specific heat of solid, इसका भी explanation इसके बारे में किया जा सका। And fourth, one very important thing, that is black body radiation. So इस तरह की कुछ लाइट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो 12th लेवल पर इसको लिस्ट आउट नहीं कराया जाता, इसको अवॉइड किया जाता है, वो थोड़े से एडवांस लेवल पे समझते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं, 4 मेन प्रॉपर्टीज, जिसका एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी के बेसिस पर नहीं किया जा सकता। बाद में फिर एक और थ्योरी आया टू एक्सप्लेन दिस, दैट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक, and this was quantum theory. So the quantum theory, it was given by Max Planck, Max Carl Ernst Ludwig Planck, बड़ा नाम है उसका, Max Carl Ernst Ludwig Planck. So this is he has given quantum theory in the 14th of December 1900. So
this is the physics of 20th century. Just 1900 14 December को is the date of birth of quantum physics, quantum mechanics. So मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि ये जो तुम पार्टिकल वेव इन तरह के लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, है ना, ये सब गलत है, तो दोनों को बीच का रास्ता निकालना चाहिए. And that was further known as dual nature. So according to the quantum theory of light, so the quantum theory of light, according to this, light has dual nature. Light has dual nature. Light has dual nature. Dual means double. Means इसमें ये पार्टिकल की तरह भी काम करता है. This behavior propagates like a particle as well as plus wave. ये पार्टिकल की तरह भी इसकी प्रॉपर्टी होती है और वेव की तरह भी इसकी प्रॉपर्टी होती है. लेकिन ये जो डबल रोल है, पार्टिकल या वेव का जो डबल रोल है, ये एक साथ नहीं होता. जिस समय वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, वो सिर्फ पार्टिकल नेचर आप उसको यूज कर सकते हो. जिस समय आप उसका वेव नेचर अगर यूज कर रहे हो तो उसका वेव नेचर यूज कर सकते हो. ये डबल रोल होता है. उसको पार्टिकल भी कहा जा सकता है, वेव भी कहा जा सकता है. आज आपके साथ क्लास ले रहा हूँ. So light has dual nature, particle nature as well as wave nature. अब हमें ये प्रूफ करनी है कि लाइट में dual nature कैसे होता है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में ये कहा गया कि लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट. So light travels in form of energy packet. This was the first statement given to show the properties of light. अब पैकेट की बात इसी से नाम से पता चल रहा है, that is पैकेट. पैकेट कहने से लगता है कि पार्टिकल है. साथ ही साथ ये एनर्जी पैकेट कह दिया गया. So this is that energy packet. This is energy packet. And this energy packet, इसमें एनर्जी जो होता है, that energy depends on, in which energy depends on frequency. तो ये एनर्जी पैकेट ऐसा स्टेबल नहीं है, वो वाइब्रेटिंग एनर्जी पैकेट से वाइब्रेट करते हुए. सो ये स्मॉल एनर्जी पैकेट्स हैं और ये वाइब्रेट करते हुए ये ट्रैवल करता है. पैकेट है, पार्टिकल है, वाइब्रेटिंग मोड में है, वाइब्रेशन पे है ना. इसलिए इसको वेव की तरह माना गया, क्योंकि ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन मतलब वेव. तो ये ऑस्किलेटरी पैकेट है, ऑस्किलेट होते हुए ये लाइट जो है वो आगे ट्रैवल करता है. And this energy, this depends on frequency. So E nu E is proportional to nu. This is nu, एक Greek term है. And this is the frequency. So E is equal to h nu. This is the relation given by Planck, where h is known as Planck's constant. इसका वैल्यू तुम जानते हो? इसे पता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 10 power minus 34 units. So 6.629 into 10 to the power minus 34 unit बोलो जल्दी. What is the unit? Just calculate. This is the energy. Energy will be in joule. And upon frequency, frequency is time inverse. Here. Joule, hertz, and watts. Joule, second, Hertz. not that. हाँ, hertz inverse. Joule, hertz inverse होगा ना? That frequency, that Yes, h is equal to E by nu, है ना? So this is joule, and then this is upon hertz. Hertz means time inverse. So this is joule second. Second, yes sir. Okay. So yes, Anurag, you have it right. So this 6.629 into 10 to the minus 34 joules second. This is that Planck constant. And one good thing is, this Planck constant is not calculated by Planck. Planck उसको calculate नहीं करता है अपने left hand में. वो different experiment के जरिए से लोगों ने उसको calculate करके बताया कि जो Planck भाई आपने जो constant कहा है, proportionality constant, उस constant की value होता है 6.63 लिया जाता है, 6.629 into 10 to the minus 34 होता है. This is in Ampere's system. So this energy E, this is proportional to frequency.
Now, question is again same. Now we have to prove this photonic light. This is also known as photon. This is photon, or this is also known as quanta. इसका नाम दिया गया जो एनर्जी पैकेट है जिस फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है, दैट एनर्जी पैकेट इज नेम्ड एज फोटॉन. उसको फोटॉन कहा गया. उसी को नाम दिया गया दैट इज क्वांटम, दैट इज क्वांटा. उसका प्लूरल हो गया क्वांटम. दैट्स व्हाई दिस फिजिक्स इज नोन एज क्वांटम फिजिक्स, बिकॉज़ this quantum term is related to energy packet of light. So light की property से related है और quantum नाम जो है वो यहाँ से लिया गया है. So this is quanta or photon. जिस photon की energy जो है वो E होता है और which depends on this frequency that frequency and this is that Planck constant. अब तुम्हारे पास सबके पास घर में लाइट वाइट तो जलती है, उसमें कितनी एनर्जी निकलती है एक फोटॉन का, यू हैव टू कैलकुलेट. जल्दी मुझे कैलकुलेट करके बताइए करोगे क्या. अगर ऑर्डिनरी हम चलिए सनलाइट को ही लेकर के चलें, सिंपल सा कैलकुलेशन करके देखें कि सनलाइट के जो फोटॉन है उस फोटॉन में एनर्जी कितनी होती है बाय यूजिंग दिस क्वांटम थ्योरी. तो दैट E it is proportional, it is equal to h nu, and this nu is frequency, so nu can be written as equivalent to h c by lambda. This is the relation. C it is equivalent to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Planck constant तुम लोगों ने भी बताया, h is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. और ये बात wavelength, जो सनलाइट लिया जाता है उस सनलाइट का wavelength जो होता है, the wavelength of sunlight, average wavelength is taken as equal to 5500 एंगस्ट्रॉम. अब ये एंगस्ट्रॉम में है, ये जूल में है, ये मीटर में है. ऑब्वियसली हमें इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? एनीवन? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 raised to power minus 12. 10 to the power minus 10. So this is 10 to the power minus 10 minus 10 meter. Okay. So this wavelength lambda is equal to 5500 into 10 to the power minus 10 meter. Now calculate energy. Energy बताओ जल्दी मुझे. अरे मैं जिसका नाम लेते जाऊंगा वो डाटा देगा, है ना. देखिए कितने लोग करते हैं इस पे. अमन चौधरी. यस सर. हाँ, कितना आया? तो ओके. C is 3 into 10 power 8 meter per second. H is equal to 6.6 into 10 power 34. वेवलेंथ सनलाइट का जो एवरेज वेवलेंथ होता है येलो कलर का रहता है और उसका एवरेज वेवलेंथ लिया जाता है 5500 एंगस्ट्रॉम. सबसे पहले हम इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें यूनिट आइडेंटिकल करना होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए. सो लैम्डा इज इक्वल टू 5500 into 10 मीटर. अब इसको पुट करना है आपको. दिस इज द फार्मूला. तो पुट द वैल्यू एंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ जूल. So energy of a photon related to आंसर आ गया. सबका आगे मैं बीच में किसी से पूछूंगा, है ना. सब एक साथ बोलना है. आदित्य क्षीरसागर तेरा बर्थडे बेटा, चल तू ही बता. हाँ कितना आया? सर मेरा बर्थडे नहीं है पहली बार. सर मेरा आंसर है 3.6. चल ठीक, तब भी मना लिया था लोगों. कितना आ रहा है तुम्हारा? 3.61 into 10 to the power 29. चलिए एक डाटा आया है 3.69 into 10 to the power minus 29. 29 3.61 into 10 to the power 29. 61 था. Plus 3.61 into 10 to the power minus 29. Yes, minus 29. बाकी सबका कितना है? हाँ सर वही है. 3.61 into 10 to the power minus 29.
अरे इतना 3.6 into 10 सेम है सर। 16 आया। कितना आ रहा है? सर 3.6 लन 3.6 माइनस 90 माइनस सर 29 नहीं आया। 90 सर -19 होगा सर। हाँ yes, माइनस minus 19 होगा। माइनस 16 आ रहा है। 19 -19 आ रहा है सर। माइनस 19 आ रहा है। आ रहा है। चेक कर लो भाई, देखिए ओके -19 डाटा तो मिले दो रहे हैं ना। सो 3 कुछ लोग कह रहे हैं 3.31 into 10⁻19 जूल। चेक करो इसका सही है। ये तो ऑर्डर से दिख रहा है, दैट इज H is equal to 6.63 into 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय ये न्यूमरेटर में होगा 3 into 10⁸ by नीचे वाला सही है। 5 into 10⁻10। ऑब्वियसली नीचे वाला सही लग रहा है क्योंकि 34 है, ये 8 प्लस में है, ये भी प्लस में हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस वन इज ओके। तो आदित्य यार मैं चलो तू गड़बड़ कर गया। 16 आ रहा है। सर थोड़ा जल्दी में हो गया रह गया। हाँ थोड़ा गड़बड़ी कर गया हूँ। -29 ये गलत है ना। तो जो सनलाइट है, हाँ सनलाइट है, उस सनलाइट में हाँ जो हमें एक फोटान, हम यहाँ पर सिंगल एक फोटान की बात करें, एक फोटान है, उस फोटान का जो एनर्जी होता है दैट इज इनसाइड। तो एक फोटान तो ये नहीं होगा। अगर हम फोटानिक एनर्जी की बात करें तो नंबर्स ऑफ फोटान जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ज्यादा एनर्जी हमारे पास आएगा। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटान की एनर्जी इतनी होती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नाउ वी विल प्रूव कि ये वेल नेचर शो करता है, मतलब इसमें पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पर डिस्कस कर रहे थे। सो अगर वेव नेचर अगर शो करना है, वेव नेचर एंड सेकंड द पार्टिकल नेचर। किसी भी मतलब इस प्रोपेगेशन का पैरामीटर फैक्टर को प्रूव करना है कि वो वेव है, तो हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए। उस वेव में एनर्जी होता है, वेव में वेलोसिटी होता है, साथ ही साथ वेव में वेवलेंथ होता है एंड वेव में फ्रीक्वेंसी होती है। अगर किसी रेडिएशन को किसी को अगर हमें प्रूव करना है कि वो वेव नेचर शो कर रहा है, मतलब उसमें एनर्जी होनी चाहिए। बिना एनर्जी का प्रोपेगेशन तो होगा नहीं। वेलोसिटी है, प्रोपेगेशन है, वेलोसिटी भी होनी चाहिए। वेवलेंथ, उसमें वेवलेंथ होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर वो पार्टिकल है तो उसमें होनी चाहिए मास होनी चाहिए, मोमेंटम होनी चाहिए, साथ ही साथ एनर्जी एंड वेलोसिटी, ये दोनों कॉमन फैक्टर है। सो एनर्जी और वेलोसिटी दोनों कॉमन फैक्टर है। मुझे इसको थोड़ा इस सीक्वेंस में लिखना चाहिए। चलिए लेट मी करेक्ट। एनर्जी मैं पहले लिख देता हूं, एनर्जी एंड वेलोसिटी, these are the common factor for wave and particle, and mass and momentum. ये होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम लाइट को या फोटॉन को ऐसा वेव प्रूफ करें। फोटॉन ऐसा वेव, फोटॉन ऐसा वेव। So energy that it is depends on frequency. So energy is equal to h nu, energy तो है उसमें। प्लैंक ने कहा है कि वो एनर्जी होता है, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो एनर्जी is equal to h nu, and that energy this is also for the photonic that is particle भी शो कर रहा है कि यस उसमें एनर्जी होनी चाहिए। वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी c के बराबर होती है, जिसको स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, and here that v that is equal to c। तो ये जो क्वांटम पैकेट है या एनर्जी पैकेट है वो c स्पीड से प्रोपेगेट होता है। Now the wavelength, so we have this E, it is equal to h nu, and one can write that is h, that E is equal to hc by lambda, or lambda this is equal to hc by E. So this is the wavelength of photon। तो wavelength है, यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं hc by। तो एनर्जी हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी भी कैन राइट। सो फ्रीक्वेंसी nu is equal to e by h, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो उस लाइट को हम इजीली वी कैन से कि लाइट में वेव नेचर होता है।
क्योंकि उसमें पहला पैरामीटर एनर्जी भी है, वेलोसिटी भी है, डार्लिन भी है और फ्रीक्वेंसी। मींस वी कैन इजीली प्रूव लाइट हैज वेव नेचर। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब हमने प्रूव कर दिया कि लाइट में वेव नेचर होता है। अब चलिए उसी लाइट को हम प्रूव करें कि उसमें पार्टिकल नेचर होता है। एनर्जी तो है, एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू h न्यू। वेलोसिटी दैट v इज इक्वल टू c, उसमें वेलोसिटी भी है। नेक्स्ट मेन पैरामीटर इज दैट इज द मास, जहां पर जाकर के न्यूटन गड़बड़ाया था, मासलेस पार्टिकल कह दिया था। इस मास के बारे में फिर दो पार्ट में यहीं पे डिवीजन शुरू होता है। पहला रेस्ट मास जो होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मास एट रेस्ट मास इज 0। लाइट का रेस्ट मास 0 होता है क्योंकि लाइट रेस्ट में रहता ही नहीं, प्रोपेगेट होता है। जैसे स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हुआ, सी स्पीड से प्रोपेगेट होना शुरू हो गया। तो चूंकि लाइट रेस्ट में रहता नहीं, इसलिए उसका रेस्ट मास की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो न्यूटन जो कहना चाह रहा था, क्योंकि न्यूटन ने सारे कैलकुलेशन में रेस्ट मास लिया था, इसलिए न्यूटन जो कहना चाह रहा था वो भी गलत नहीं था कि लाइट का जो मास होता है वो 0 मतलब रेस्ट मास 0 होता है, वो कहना चाह रहा था। हम चलो हम कहते हैं भाई न्यूटन गलत था, तो उसको अपन वापस ले लेते हैं। न्यूटन वाज नॉट रॉन्ग क्योंकि वो रेस्ट मास के बारे में बात कर रहा था। सो रेस्ट मास ऑफ लाइट इज 0। लेकिन मूविंग मास, ये हम कैलकुलेट करने के लिए दो रिलेशन यूज में करते हैं। वन E is equal to h nu, this is one relation they are using for energy, and second, that second relation which was given by Einstein, that is equal to mc square। अगर मास है वो c स्पीड से प्रोपेगेट हो रहा है तो उसमें रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है। So that E is equal to mc square and this E is equal to h nu. When we compare these two, then the mass of a photon is equal to h nu by c square. This is the mass of photon, means light में मास होता है और उस मास की वैल्यू जो हमें इतनी होती है। अगर मास है obviously मोमेंटम भी होगा, and that momentum P it is equal to mass multiplied by c speed of m multiplied by v होना है, तो हम v की जगह में c रख रहे हैं। so this is mass multiplied by c, मास की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। then one can have this h nu by c, c कैंसिल हो जाएगा, so the momentum is equal to m nu by c. this is the momentum। ये लाइट में मास भी है, लाइट में मोमेंटम भी है, और हम इस तरह से कह सकते हैं कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है। तो लाइट में हमने प्रूव किया कि लाइट में वेव नेचर भी होता है, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट में पार्टिकल। लेकिन दोनों रोल जो है, डबल रोल जो है, एक साथ नहीं आना है। अगर किसी फेनोमेना के एक्सप्लेनेशन के लिए हम पार्टिकल थ्योरी यूज कर रहे हैं, देन वी यूज पार्टिकल थ्योरी। अगर किसी फेनोमेना को यूज करने के लिए, जैसे हम इंटरफेरेंस फेनोमेना को यूज कर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देन इंटरफेरेंस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव थ्योरी यूज करते हैं, दैट टाइम वी यूज लाइट एज सॉल्यूट। तो लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। So you can calculate that mass of sunlight, the photon of sunlight। चलिए कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। Now let us calculate। सर बुक कौन सी प्रेफर करनी है? इस पार्टिकुलर यूनिट के लिए, या इस पार्टिकुलर चैप्टर के लिए जो मैं बताने वाला हूँ, वो इसका मैं जे शेयर कर दूंगा, चैप्टर शेयर कर दूंगा। That was modern physics by आर्थर बीसर। विदेशी किताब है, इंटरनेशनल बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। So if you can Google it, you can have the concept of modern physics। ऐसा गूगल करना, concept of modern physics by आर्थर बीसर। जैसे गूगल करोगे, ये तुमको किसी महाशय जी ने इसको गूगल में सॉफ्ट कॉपी में अपलोड कर दिया है, बड़ी सी किताब है। या फिर इस पार्टिकुलर यूनिट को मेरे पास PDF फॉर्म में है, PDF फॉर्म में, मैं उसको को शेयर कर दूँगा। तो इस चैप्टर के लिए तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन इन सनलाइट।
ये मास का फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी हमने बताया है, वेवलेंथ हमने बताया है लास्ट स्टेज में। सो वेवलेंथ वी हैव, you can calculate mass and momentum, the mass and momentum. What you will do, you will have to use this relation and mu by c square, and then mu is equal to c by lambda. So this is equal to h by lambda c. Put the frequency here, so एक से cancel हो जाएगा. So this is that formula. Lambda for sunlight, ये मैंने दिया था तुम्हें, that is 5000. चलिए निकालिए जल्दी, मास एंड मोमेंटम बताते जाओ। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए ना। ओके। सर आंसर आ गया। आ गया, चलिए बाकी लोग का भी आने दो, फिर एक एक करके पूछते हैं। जिनका आंसर आते जा रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग आगे अगर आंसर मैसेज करते चले जाओ, है ना। जैसा आई गॉट द आंसर, उसके बाद फिर अपन डिस्क्लोज करेंगे कि उसका आंसर कितना था। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, क्योंकि मैं उन्हीं से कंपेयर करूंगा। मैं तो जस्ट एक रैंडम ऐसी प्रॉब्लम दे दिया था, किसी बुक से लिया हुआ नहीं है।
Write the answer with proper unit. Just don't give the data only. सर हम्म। सर आपने थोड़ी देर पहले ईथर मीडियम के बारे में कुछ बताया था, यस। तो मेरा वीडियो उतने टाइम गलती से नहीं देख पाया मैं। वही ईथर मीडियम क्या है, एक बार बता सकते हैं क्या? ईथर मीडियम जो है फिक्टिशियस मीडियम है ना, जिसको कंसेप्ट जो हाइगेंस ने दिया था टू सो दैट लाइट नीड्स मीडियम टू प्रोपेगेट। तो उन्होंने एक फिक्टिशियस मीडियम बताया भाई, यस पूरे यूनिवर्स में ईथर नाम का एक मीडियम है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिस पर किसी फिजिकल कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना। तो किसी भी टेम्परेचर पे उसका यूनिफॉर्मिटी रहेगी, जितनी डेंसिटी है जैसा है, जो कि बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जा सका, इसलिए उसको फेल कर दिया गया। तो ईथर एक हाइपोथेटिकल मीडियम, हालांकि केमिस्ट्री वाले लोग ईथर को एक बहुत बड़ा केमिकल मानते हैं, है ना, लेकिन एक मीडियम का कंसेप्ट एक फिजिसिस्ट ने दे दिया था एंड ही वाज हाइगेंस, बोले कि पूरे यूनिवर्स में ईथर है, जबकि गलत था। हमने शायद इस पर इतना ही कहा, इससे ज़्यादा हम इसको आगे और नहीं बढ़ाए, क्योंकि हमें क्वांटम थ्योरी पे ज़्यादा डिस्कस करना था, हम तो उसको ऐसा फंडामेंटल डिस्कस किए थे। तो ओके सर। सर इसके बाद क्लास होगी कि इंडक्शन प्रोग्राम होगा? हाँ, इसके बाद फिर आज का इंडक्शन में क्या है, मैसेज आ गया होगा ग्रुप में, क्या सिंगिंग का कुछ है। सिंगिंग होगा इसके बाद। सर वो कल शाम को कौन सी क्लास थी सर? मैं अटेंड नहीं कर पाया था। नहीं, कल शाम को हमने कोई क्लास नहीं लिया, हम तो शाम को सिर्फ जो है वो गूगल क्लासरूम मैंने जनरेट किया था, उसको चेक कर रहे थे हम लोग कि उसमें सब ऐड हो जाएंगे ना, तो तुम कोई भी असाइनमेंट वगैरह सबमिट करोगे ना तो मेरे पास सेव रहेगा, और उसके बेसिस पर तुम्हारा जो मार्किंग सिस्टम है, इवोल्यूशन है, वो होता रहेगा टाइम टू टाइम, है ना। इसलिए मैंने गूगल क्लास जनरेट किया, उसमें सिर्फ 40 स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं, आई थिंक 41। बाकी लोगों को बोलिए जल्दी से। हाँ जी सर ज्वाइन होने हैं तो सर उसमें भी फिर उसको मैंने एक लिंक भी दिया था और शायद एक कोड भी दिया था क्लासरूम अपने मोबाइल पे। सर डायरेक्ट लिंक से हो जा रहा है ज्वाइन? हाँ, डायरेक्ट लिंक से हो जाएगा। नहीं पड़ रही है। हाँ, डायरेक्ट लिंक को अगर कोई गूगल से हो जा रहा है सर। हाँ, तो उसमें ज्वाइन कर लो, और आज शाम से मैं देखता हूँ उसमें कुछ एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस, बहुत बड़े नहीं, मैं नहीं चाहता कोई भी क्लास बर्डन की तरह नहीं लेना चाहिए, जस्ट यू हैव टू एंजॉय द क्लास, और उसके लिए धीरे धीरे, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम किसी बुक में दिया नहीं रहता। फिजिक्स का मतलब ये है कि फिजिक्स को अगर आप बहुत अच्छे ढंग से अगर पढ़ना चाहते हो, तो मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए और तुम डेली लाइफ के साथ लिंक कर सको। हम फोटान के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया भर के फोटान के प्रॉपर्टी इधर देने के बजाय भैया सनलाइट है जिसको हम डेली देखते हैं, उसमें भी फोटान है, उसमें भी डुअल नेचर होगा, तो उस फोटान का मास कितना होगा यू शुड नो। तुमने कैलकुलेट करके देखा, उसका मास जो है वो 10⁻34 किसके ऑर्डर में है? 36। सर 34 और 36 में बहुत लोग का वो आ रहा है डिफरेंसेस। हाँ, चेक करो भाई। साइंटिफिक नोटेशन में वो है। हाँ, देखो h की जो वैल्यू है दैट इज इन ऑर्डर ऑफ 34, है ना। सो दिस इज 6.63 into 10⁻34 बाय लैम्डा हमने कहा था 5500 into 10⁻10, और c की जो वैल्यू है दैट c is 3 into 10⁸. कितना है? इसको कैंसिल कर दोगे तो मोमेंटम आ जा रहा है। सो दिस मोमेंटम p is equal to
मास मल्टीप्लाइड बाय सी कैंसिल हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। तो सिर्फ इसमें इसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम जो है दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर ये 3 और है ना, तो दैट विल बी विद -3 37। तो 27 के ऑर्डर में तुम्हारा मोमेंटम आना चाहिए। मोमेंटम किस ऑर्डर में ला रहे हैं? 27 के ऑर्डर में ला रहे हैं, बट 12.03 नहीं लिखना चाहिए इसको, 1.2 × 10⁻26 लिखना चाहिए। यस सर। तो उतना ही आ रहा है। हाँ, तो ये 27 के ऑर्डर में मोमेंटम आएगा। और मास की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ये जो है वो यहाँ पर -2 हो गया। सो तुम लोग जो ला रहे हो दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ -25 तो गलत होगा बेटा, जिसका भी आ रहा है चेक करो मोमेंटम है ना। -34 -36 कैसे ला रहा है? -36 कैसे आएगा भाई? ये 8 है, ये -10 है, तो ये -2 होगा ना, ये -2। हाँ, यहाँ पर भी एक और, यहाँ पर भी यस यस है ना, इसलिए -36 आया। हाँ, यहाँ पर 3 हो गया, 10 हो गया, -36 ओके गुड वन। सो -36 के ऑर्डर में आएगा। इसलिए एक छोटा सा लाइट का हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ बॉडी पे कोई मास गिर रहा है ना, और इसका सीधा सा कारण ये है कि उसका जो मास है बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन अगर उसी पे अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कोई गिरने लगेगा तो तुमको पता चलने लगेगा। धूप में तुम खड़े हो जाओ तो उसमें एक फोटोन तो गिरता नहीं है ना, तुम्हारे बॉडी की सरफेस में जितने फोटोन गिरना है उन पूरे फोटोन का एक्युमुलेटिव मास तुम पे गिरेगा। एक आध क्लास में हम इंटेंसिटी पर जब डिस्कस करेंगे तो उस समय हम बताएंगे भाई कि तुम्हारे बॉडी पे पर सेकंड कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं। वो डिपेंड करेगा तुम्हारे अपने सरफेस एरिया पे और जिस डायरेक्शन पे तुम पे सनलाइट पहुंचती है। सो आई थिंक फॉर टुडेज क्लास देयर इज मोर देन इनफ। यस सर। तो एक मिनट। यस सर। हेलो, हाँ क्लास में हूँ। हाँ कब? कल ना 2 से 5। चलिए ठीक हो गया। सो आई शुड कंक्लूड। तो हमने आज डिस्कस किया लाइट के प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा डिस्कशन किया, और उसके बाद फिर लाइट को ऐसा ड्यूअल नेचर मानते हैं हमने उसको, ऐसा पार्टिकल और ऐसा वेव हमने शो किया है, प्रूव करने की कोशिश की। छोटे मोटे न्यूमेरिकल से भी थोड़ा सा थोड़े डीप में जाने की कोशिश किए हैं। आई थिंक यू आर एंजॉयिंग ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है फिजिक्स की? नहीं होना चाहिए जहाँ पे तुमको समझ में नहीं आता है, जहाँ पे तुमको थोड़ा सा भी अगर बर्डन लगने लगता है ना, तो जस्ट प्लीज गिव द फीडबैक, है ना। ऐसा नहीं होना है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है उसको बोझे इस तरह में। हम उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे और डेली लाइफ एग्जांपल लेंगे। सो वी विल एंजॉय टुगेदर। सो व्हाट्स अबाउट अटेंडेंस? अटेंडेंस का क्या करें? मैं एक लिंक भेज दूंगा, गूगल फॉर्म भेज दूंगा, और उसमें तुम लोग अपना अटेंडेंस दे देना, मैं उसमें आ जाएगा। 2-4 लोग नहीं अटेंड किए हैं वो भी, उनका भी अटेंडेंस चढ़ जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ईमानदार बनिए, क्लास अटेंड करिए, है ना, माइक ऑन करके भागा मत करिए। सर आदित्य को हेड बना दीजिए, वो प्रेजेंट एब्सेंट लगा देगा। अब देख लो, तुम लोग डिसाइड कर लो किसी को हेड बना लो, है ना। आदित्य को हेड बना देते हैं सर। हाँ, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, मैं किसी को ऐसे नॉमिनेट नहीं करूंगा। एक लड़की और एक लड़का दोनों में से। हाँ, तो वो एक के पास रहे तो हम दोनों को फिर बाद में कर लेंगे। हाँ, 2 लोग को रखते हैं, एक लड़का और एक लड़की रखते हैं। आदित्य और दुबे। हाँ, और लड़की में कौन? उससे इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं? इंडिविजुअल नहीं, मैं वो लिंक दे दूंगा, उसमें इंडिविजुअल भी हो जाता है, वो मेरे पास डाटा सेव रहेगा। तो आज मैं एक लिंक जनरेट करके भेजता हूँ अटेंडेंस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल। तो थैंक यू सर। फिर कल शायद मेरी क्लास नहीं है ना? क्लास है सर? चलिए, ओके चलिए, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।